नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। इकोनॉमी के रिवीजन का ये हमारा 12वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम मई महीने के इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भारत मार्केट से संबंधित है। देखो, एक ट्रेडर्स की बॉडी है, ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट, CAIT। ट्रेडर्स की इस बॉडी के द्वारा जल्द ही एक ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिसका नाम होगा भारत मार्केट। ट्रेडर्स की बॉडी का कहना है कि हम जो ये पोर्टल लॉन्च करेंगे भारत मार्केट, देश के 95% रिटेल ट्रेडर्स यानी शॉपकीपर्स इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे और टोटल रिटेलर्स की संख्या होगी 1 करोड़। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ई मार्केट प्लेस होगा। इसका फ़ायदा देखो ये होगा, आजकल आपको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट से जो छोटे दुकानदार हैं उनके बिजनेस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो ये पोर्टल रिटेलर्स को जोड़ेगा सीधा कस्टमर्स से। इसके लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का भी सहारा लिया जाएगा ताकि लॉजिस्टिक्स को अरेंज किया जा सके और सप्लाई चेन्स को भी अच्छे से एफिशिएंटली सुनिश्चित किया जा सके। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, भारत मार्केट जो कि लॉन्च किया जाएगा ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। इस पर हमारे देश के 95% रिटेलर्स रजिस्टर करेंगे, ऐसा इनका दावा है। बाकी तो देखो जब ये लॉन्च होगा तब पता लगेगा कितना सफल ये पोर्टल रहता है। चैंपियंस पोर्टल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। ये देखो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आसान भाषा में समझते हैं, ये पोर्टल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, MSME से संबंधित इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, उनको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। जैसे देखो हाल ही में सरकार ने एक मुहिम स्टार्ट की है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। देश को आत्मनिर्भर बनाने में MSMEs का एक बहुत बड़ा योगदान होगा ही होगा। इसी वजह से सरकार चाहती है हमारी जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी ग्लोबल पहचान बनाएं, उनको क्वालिटीज़ के लिए जाना जाए। क्योंकि देखो चाइनीज़ कंपनीज की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में चाइना के माल पर बहुत सारे देशों ने आवाज़ उठाई है। तो हमारी जो MSMEs हैं उनको दुनिया में लोग जाने क्वालिटी की वजह से, ऐसा अब सरकार चाहती है। इसी उद्देश्य के साथ ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में हब एंड स्पोक मॉडल भी देखने को मिलेगा। जैसे देखो हब के तौर पर दिल्ली में MSME मिनिस्ट्री में एक ऑफिस होगा, उसके बाद देश के अलग अलग स्टेट में भी MSMEs के जो ऑफिसेज होंगे उनको भी इस पोर्टल की सहायता से जोड़ा जाएगा। हमारे देश में विभिन्न MSMEs जो प्रॉब्लम्स का सामना करती हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अपनी प्रॉब्लम्स रजिस्टर करवा सकेंगे इस पोर्टल पर, और हब एंड स्पोक मॉडल की सहायता से उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वैसे इस पोर्टल को CP ग्राम से भी जोड़ा गया है। CP ग्राम आपको पता है सिटीजन्स की जनरल ग्रीवेंसेस के लिए एक पोर्टल है। आपकी कोई भी शिकायत है आप इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हो। और MSME के मिनिस्ट्री वेब बेस्ड मैकेनिज्म से भी इस पोर्टल को जोड़ा जाएगा। तो अगर UPSC पूछ लेती है चैंपियन पोर्टल किससे संबंधित है, ये MSMEs को मजबूत बनाने से संबंधित है, छोटी MSMEs को बड़ी बनाने से संबंधित है, उनको एंकरेज करने से संबंधित है कि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चैंपियंस पोर्टल के बारे में। कोयर जियो टेक्सटाइल के बारे में है। पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये वर्ड क्या आपने कभी सुना है क्या? कोयर क्या मतलब है इस वर्ड का? देखो ये जो नारियल के ऊपर ये फुसके से नहीं होते, इन्हें कहा जाता है हस्क। ये जो फुसके से हैं इनसे रस्सी बन जाती है यानी रोप, इनसे नीचे बिछाने वाला जो मेट है वो बन जाता है, इनसे कपड़े भी बनते हैं, इन्हें कहा जाता है कोयर। और इनसे जो टेक्सटाइल बनते हैं उन्हें कोयर जियो टेक्सटाइल कहा जाता है। अब क्या होगा, अब कंटेक्स्ट ये है
जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके फेज 3 में जो रोड्स बनेंगे, उन रोड्स की कंस्ट्रक्शन में भी इनका इस्तेमाल होगा, कोयर जियो टेक्सटाइल्स का। अब थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर कोई 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो 100 किलोमीटर में से कम 15% का रोड, अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो 15 किलोमीटर का रोड नई टेक्नोलॉजीज की सहायता से बनाना होगा। और इसमें भी एक कंडीशन है, 15% में से 5% का रोड बनाना होगा IRC से मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजीज की सहायता से। IRC का क्या मतलब है? इंडियन रोड कांग्रेस। समझ गए? सिंपल है ना। 100 किलोमीटर का रोड बनाना है तो 15 किलोमीटर का रोड बनाइए नई टेक्नोलॉजीज की सहायता से, और 15 में से 5 किलोमीटर का आप बनाइए उन टेक्नोलॉजीज की सहायता से जिनको मान्यता दी है IRC ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने। अब देखो, नया ये हुआ है, IRC ने ये बोल दिया है कि आप रूरल रोड्स की अगर कंस्ट्रक्शन करते हो कोयर जियो टेक्सटाइल्स की सहायता से, तो इसकी हमें मान्यता प्राप्त है। ये नया हुआ है। लास्ट में कोयर जियो टेक्सटाइल्स के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कोयर में देखो 100% नेचुरल फाइबर होता है और इसे रिन्यूएबल सोर्स से हासिल किया जाता है, और वो रिन्यूएबल सोर्स है क्या? कोकोनट हस्क, यही जिसको हमने सबसे पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था, ये फुसके। और कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। कोयर जियो टेक्सटाइल्स को तैयार करते वक्त जंग नहीं लगता, स्मेल नहीं आती, बहुत सारे फायदे हैं, और फफूंदी वगैरह भी नहीं लगती, मतलब माइक्रोबियल अटैक नहीं होता। बेनिफिट्स की बात करें, नेचुरल है, लंबे समय तक चलता है। जो कपड़े होते हैं कोयर जियो टेक्सटाइल्स के, लैंड सरफेस को प्रोटेक्ट किया जाता है कोयर जियो टेक्सटाइल से, क्विक वेजिटेशन प्रमोट की जा सकती है, बायोडिग्रेडेबल है, सोइल स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। और काफ़ी बार देखो कोयर जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल होता है अगर पानी तेज़ी से बह रहा है तो उस पानी के बहाव को कम करने के लिए, रोकने के लिए। इसके अलावा एक्सेस जो सोलर रेडिएशन है उसको भी एब्जॉर्ब कर सकता है ये कोयर जियो टेक्सटाइल। तो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। सरफाइसी एक्ट के बारे में है। पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2002। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की एक बेंच ने वर्डिक्ट दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरफाइसी एक्ट के अंडर आएंगे। देखो, सरफाइसी एक्ट कैसे आया, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। 80s में और 90s के शुरुआत में क्या होता था, कई सारे लोग, कॉर्पोरेट ग्रुप्स, कंपनीज बैंकों से लोन ले लेते थे, लेकिन वापस चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती थी। तो बैंक जब अपना लोन वापस निकालने की कोशिश करते तो वो लोग मामले में बैंकों के अगेंस्ट सिविल कोर्ट में किसी प्रकार का केस फाइल कर देते हैं। सिविल कोर्ट्स में आपको पता है केसेस का बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो सालों लग जाते सिविल कोर्ट्स में केस का समाधान होने में। तो सरकार ने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बैंकों को उनका लोन वापस नहीं मिलेगा। तो 1993 के आसपास डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया। मतलब ट्रिब्यूनल्स, ऐसे ट्रिब्यूनल्स जिनका स्पेशल काम यही होगा कि बैड लोन संबंधित पिटीशंस को सुनना, डेट संबंधित पिटीशंस की सुनवाई करना। लेकिन इन ट्रिब्यूनल्स में भी केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 2002 में इस एनपीए की समस्या को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट आया था, सरफेसी एक्ट 2002। इस एक्ट में बैंकों को काफ़ी सारी पावर मिल गई। जैसे देखो, किसी कंपनी ने अपनी कोई चीज़ गिरवी रख के लोन लिया है, तो बैंकों को पावर मिल गई कि जो चीज़ गिरवी रखकर किसी कंपनी ने लोन दिया था और वो कंपनी अब लोन वापस नहीं चुका रही है, तो जो चीज़ गिरवी रखी थी, जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बैंक बेच सकते हैं अपने लोन की रिकवरी करने के लिए। बिल्डिंग को बेच सकते हैं, इवन बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई दूसरी एसेट्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से किसी दूसरे ग्रुप को, दूसरी कंपनी को सौंप सकते हैं। तो बैंकों के पास ये सारी आज़ादी होती है इस एक्ट के अंडर। अपना लोन वापस निकलवाने के लिए बैंक क्या कर सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे बताने लायक है, देखो जो चीज़ गिरवी रखी गई थी ना लोन लेने के लिए, सिर्फ
उसी को मैनेज करने की पावर बैंकों के पास आ जाती है। और एक एक्सेप्शन है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को गिरवी रखा गया था तो उसको नहीं बेच सकते बैंक अपना लोन वापस निकलवाने के लिए, बेशक उसे गिरवी रखा गया हो। तो अब कंटेक्स्ट जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, कोऑपरेटिव बैंक से पहले इस एक्ट के अंदर नहीं आते थे, अब वो बैंक्स भी इस एक्ट के अंडर आ गए हैं। चलते हैं आगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? एमएसएमईज और मुद्रा बोरोअर्स के लिए सरकार ने इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। इस स्कीम में होगा क्या, वो एमएसएमईज जो अभी फिलहाल देखो खराब सिचुएशन से गुजर रही हैं कोविड-19 की महामारी के कारण, उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो इस खराब सिचुएशन जो है इससे निपट सकें। इससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है यानी मनी का जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा। फ़ायदा होगा 45 लाख एमएसएमईज को। टोटल 3 लाख करोड़ का जो लोन है वो डिसबर्स किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। ड्यूरेशन क्या है इस स्कीम की इम्प्लीमेंट करने की? आने वाले 4 सालों में ये 3 लाख करोड़ का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमईज को, और मोराटोरियम होगा 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट पर। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का सिंपल मतलब देखो ये है, जितने समय का मोराटोरियम है उतने समय के लिए जो बोरोअर है, मतलब जिसने उधार लिया है, उसको रीपेमेंट की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन लिया है और प्रोविज़न ये है कि जैसे ही आपने पढ़ाई ख़त्म की उसके बाद 1 साल का मोराटोरियम है, और मोराटोरियम ख़त्म होने के बाद आपकी रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। 1 साल का मोराटोरियम इसलिए दिया है पढ़ाई ख़त्म होने के बाद क्योंकि काफ़ी बार अब जिनकी कॉलेज में प्लेसमेंट हो गई तो ठीक है, हालांकि उनका भी मतलब ज्वाइनिंग लेटर तो लेट आता है ना। जुलाई में आपका सेमेस्टर ख़त्म हो गया आखिरी, ऐसा तो नहीं है कि जिस डेट को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ अगले दिन ही आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए बुला लिया जाएगा, नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढनी पड़ती है। आज के समय में हमारी सिचुएशन ऐसी है, और जिन लोगों की कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाती है उनका भी ज्वाइनिंग लेटर लेट से आता है। तो वक्त दिया जाता है बैंकों के द्वारा स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद 1 साल का मोरेटोरियम है, 1 साल तक आपको रीपेमेंट नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद आपकी रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी लोन की। तो ये मतलब होता है मोरेटोरियम का। जितने समय का मोरेटोरियम होता है उतने समय के लिए बोरोअर को रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। एलिजिबिलिटी की बात करें, वो एमएसएमईज जिन्होंने अभी तक 29 फरवरी 2020 तक 25 करोड़ का लोन लिया है, जिनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ तक है, ऐसी एमएसएमईज एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। उनको अभी तक उन्होंने जितना लोन लिया है, मान लीजिए किसी एमएसएमई ने 10 करोड़ का लोन लिया है 29 फरवरी 2020 तक, तो उनको इस 10 करोड़ का 20% फ्रेश क्रेडिट एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब 2 करोड़ और ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा बैंकों से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि बैंक ऐसी एमएसएमईज को लोन देंगे क्यों जिन्होंने ऑलरेडी इतना इतना लोन ले रखा है, जो स्ट्रेस से गुजर रही हैं? क्योंकि सरकार ने गारंटी दी है, वही तो ये स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। मतलब अगर ये एमएसएमईज अपना लोन नहीं चुका पाती हैं, जो ये फ्रेश क्रेडिट दिया जाएगा, इसकी गारंटी ली जाएगी सरकार के द्वारा, यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा गारंटी ली जाएगी कि भैया आप इन एमएसएमईज को ये फ्रेश क्रेडिट दे दो। अगर ये नहीं चुका पाएंगी तो उन एमएसएमईज की तरफ से हम आपको वो पैसा देंगे। तो फिर बैंक भी निश्चिंत हो जाएंगे। बैंकों को लगेगा कि डर की क्या बात है, अगर गारंटी ली जा रही है इस नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा, तो हम दे देते हैं एमएसएमईज को फ्रेश क्रेडिट। समझ गए? एक और चीज, फीस नहीं ली जाएगी। ये जो एनसीजीटीसी है, इसके द्वारा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से कोई फीस नहीं ली जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत। इंटरेस्ट रेट्स कितना होगा, इस पर लिमिट लगा दी गई है। जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एमएसएमई से 9.25% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं वसूल सकते, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये एमएसएमईज को लोन देंगी तो 14% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं वसूल सकते। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट रिलीज की गई। इस एजेंसी के बारे में हम बाद में जानकारी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट में जो मुख्य बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
वर्ल्ड के एक बड़ी हिस्से में अभी फ़िलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वजह से कई सारी क्या मतलब ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ ठप हैं, काम नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से एनर्जी की डिमांड में बहुत कमी आई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है 2020 में एनर्जी की जो डिमांड है वो 6% तक कम होगी। एनर्जी के जो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जैसे कोल एनर्जी, गैस, ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी एकमात्र ऐसा सोर्स है डिमांड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अदरवाइज तो देखो बाकी जो ये सोर्सेज हैं एनर्जी के, इन सब की डिमांड में ग्रोथ तो छोड़िए, डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मतलब पिछले साल की अपेक्षाकृत डिमांड कम होगी बढ़ने के बजाय। सबसे ज़्यादा डिमांड कम होगी कोल एनर्जी की। कुछ और डेटा है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएसए, चाइना, यहाँ पे 2020 में एनर्जी की डिमांड सबसे ज़्यादा कम होगी। और पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, ये पहली बार होगा जब एनर्जी की डिमांड हमारे देश में कम होगी। इससे पहले देखो 2019 में यानी पिछले साल क्या हुआ था, एनर्जी की डिमांड की ग्रोथ में कमी देखने को मिली थी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो देखो डिमांड में कमी देखने को मिलना, अगर पिछले साल एनर्जी की डिमांड 100 थी तो इस बार 90, मतलब डिमांड कम हो गई। और दूसरा ये है डिमांड की ग्रोथ में कमी का मतलब ये है डिमांड पिछले साल की अपेक्षाकृत बढ़ी तो है लेकिन कम ग्रोथ रेट के साथ बढ़ी है। एग्जाम्पल के साथ बताऊं, अगर पिछले साल एनर्जी की डिमांड में ग्रोथ रेट देखने को मिली थी 10%, तो इस साल है सिर्फ 5%। ये सिनेरियो देखने को मिला पिछले साल यानी 2019 में, और डिमांड कम हुई है ये सिनेरियो देखने को मिलेगा इस साल। लॉकडाउन की वजह से ही पहली बार होगा कि एनर्जी की डिमांड कम होगी। और देखो एनर्जी की डिमांड में कमी आने की वजह से 8% तक जो CO2 एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में OECD के फ्रेमवर्क के तले। हुआ क्या था, 1973 में ऑयल क्राइसिस इमर्ज होके आए थे। वार हुआ था अरब कंट्रीज़ के बीच और इजराइल के बीच। इजराइल को काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था इंक्लूडिंग यूएसए। तो अरब कंट्रीज़ ने ऑयल देना बंद कर दिया था यूएसए और उन देशों को जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो एकदम से इन काफ़ी सारे देशों में ऑयल क्राइसिस पैदा हो गए, क्योंकि यूएसए तो देखो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था अरब देशों से इंपोर्ट होने वाले ऑयल के ऊपर। यूएसए की इकोनॉमी भी चरमरा गई थी। तो उसके बाद ये एजेंसी इस्टेब्लिश की गई थी OECD के फ्रेमवर्क के अनुसार, ताकि इस प्रकार से ऑयल की सप्लाई में अगर कोई डिसरप्शन आता है तो उसे एड्रेस किया जा सके। अब तो देखो काम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस एजेंसी का। वर्ल्ड में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, कौन सी टाइप की एनर्जी पर ज़्यादा फोकस है, ये सारे ट्रेंड्स मॉनिटर किए जाते हैं इस एजेंसी के द्वारा। इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच टेक्नोलॉजी संबंधित कोऑपरेशन भी इस्टेब्लिश किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में। मिशन ये है इस एजेंसी का मेंबर कंट्रीज़ के लिए, इवन दूसरे देशों के लिए भी, लेकिन फोकस मेंबर कंट्रीज़ पे है, रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को इंश्योर करना। इंडिया इस एजेंसी का मेंबर नहीं है लेकिन एसोसिएट मेंबर है, वो भी इंडिया 2017 में बना था। और कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं इस एजेंसी के द्वारा, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। इन पर एक बार आप नज़र जरूर डाल लीजिएगा। अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था OECD के फ्रेमवर्क के अनुसार 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, कोई भी एशियन कंट्रीज मेंबर नहीं है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। तीसरी स्टेटमेंट, एस्टोनिया वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है, थोड़ी एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, नो एशियन कंट्री आर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। जापान, साउथ कोरिया, ये तो देखो डेवलप कंट्रीज़ हैं। जहाँ पे यूएसए है, अधिकतर समय तो वहाँ पर ये देश देखने को मिलते ही हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है।
ये एशियन कंट्रीज मेंबर हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। और तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। इस्टोनिया ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन किया था 2014 में, लेकिन लास्ट कंट्री मैक्सिको है। मैक्सिको ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन किया था कब? 2018 में। तो दूसरी और तीसरी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 ओनली। अभी देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के टोटल मेंबर्स की संख्या है 30। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से संबंधित है। हर साल ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस बार की रैंकिंग में इंडिया को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, 74वां। मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस इंडेक्स को रिलीज करने का? देखो, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ये होता है फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से मूव करना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, ताकि एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके एनर्जी सिक्योरिटी के बीच और इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बीच। और जो देश ज़्यादा अच्छा काम करता है इस डायरेक्शन में, उसको ज़्यादा अच्छी रैंक दी जाती है इस इंडेक्स में। तो इंडिया ने 2 स्थान की इंप्रूवमेंट की है, मतलब पिछले साल के अपेक्षाकृत इंडिया 2 स्थान ऊपर आ गया है। पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स में स्वीडन को, दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। इंडिया ने देखो इस इंडेक्स की तीनों डायमेंशंस में इंप्रूवमेंट की है। ये 3 डायमेंशंस हैं इस इंडेक्स की, सिक्योरिटी एंड एक्सेस, दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीनों डायमेंशंस में इंडिया ने इंप्रूवमेंट की है, इसी वजह से इंडिया 2 स्थान ऊपर आ सका है। इस इंडेक्स संबंधित रिपोर्ट में एक बात ये बोली गई है, देखो कोविड-19 की महामारी के कारण एनर्जी की डिमांड में कमी आ रही है और इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एनर्जी ट्रांजिशन पर। अब लास्ट में हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कॉलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मतलब जेनेवा में एक पर्टिकुलर जगह है कॉलोनी, वहाँ पर हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये स्विस होस्ट स्टेट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और इसको एज ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज किया गया है, जो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन की दिशा में काम करता है। मिशन क्या है? देखो, वर्ल्ड के अलग अलग फील्ड के लीडर्स से ये जो बॉडी है वो एंगेज करती है, ताकि वर्ल्ड को रहने के लिए एक बेहतर प्लेस बनाया जा सके, वर्ल्ड की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने एक समिट के लिए। हर साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में स्विट्जरलैंड डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट ऑर्गेनाइज होता है, जहां पर दुनिया के अलग अलग फील्ड के 2500 के आसपास लीडर्स आते हैं, विभिन्न इश्यूज पर चर्चा करते हैं, कैसे वर्ल्ड की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है अलग अलग फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल, गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब इस प्रकार के अलग अलग फील्ड्स के जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा की जाती है 2500 अलग अलग फील्ड्स के लीडर्स के द्वारा। ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश की जाती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पहले भी पूछा गया है और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट और सबसे लास्ट में ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ये लोकेशन है जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल जनवरी के अंतिम सप्ताह में समिट ऑर्गेनाइज होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-2019 से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब है। एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। देखो, आपको एक कमरे में रोशनी करनी है। पहले पूरा दिन एक कमरे में रोशनी करने के लिए आप बल्ब जलाते थे। कितनी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स कंज्यूम होती थी? 3। लेकिन अब आपने बल्ब की जगह एलईडी का इस्तेमाल किया, काम वही है, पूरे दिन में इस कमरे में रोशनी करना। तो कितनी यूनिट्स कंज्यूम होंगी? 3 के बजाय 2। तो सेम टास्क करने के लिए अब कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है पहले के अपेक्षाकृत, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी आ गई है। ये एग्जांपल है एनर्जी एफिशिएंसी का, मतलब सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए कम एनर्जी का इस्तेमाल करना, कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना।
तो अभी कंटेस्ट क्या है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19। इस रिपोर्ट का मकसद ये है, ये इवेल्युएट करना कि 2018-2019 में सरकार के द्वारा काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए एनर्जी एफिशिएंसी लाने के लिए, उनका कितना फ़ायदा हुआ, क्या वास्तव में एनर्जी एफिशिएंसी आ पाई, हमने एनर्जी सेव की या फिर नहीं, क्या CO2 का एमिशंस कम हुआ या फिर नहीं हुआ, उसी से संबंधित ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को वैसे एक थर्ड पार्टी एजेंसी PWDC लिमिटेड ने तैयार किया है, किसके कहने पर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के कहने पर। तो ये कुछ मुख्य फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की। हम देखो 2005 के अपेक्षाकृत एनर्जी इंटेंसिटी को 20% तक कम कर पाए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। यहाँ पर डेटा भी दिया हुआ है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स चलाई गई हैं उनसे कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव हुई है। आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट डेटा तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा ले लीजिए कि नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का हमने ऑलमोस्ट 9.39% सेव किया है एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स की सहायता से। इसके बाद एनर्जी हमने कितनी सेव की, 2.84% ऑफ नेट टोटल एनर्जी कंजप्शन। और सबसे लास्ट में टोटल एनर्जी सेविंग कितनी हुई, 2.69% ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई। तो ये सब डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इन एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स की सहायता से CO2 एमिशन काफ़ी कम हुआ। CO2 एमिशन कम हुआ 151.74 मिलियन टन। अब लास्ट में हम बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, जिसके कहने पर PWC लिमिटेड ने ये रिपोर्ट तैयार की। ये देखो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था, और उस एक्ट का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है ये बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो यही है, हमारे देश में इकोनॉमी में एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए पॉलिसीज़ को डेवलप करना, स्ट्रेटजीज तैयार करना। तो इस प्रकार की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जिससे देश की इकोनॉमी में एनर्जी इंटेंसिटी कम हो, एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा आए। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस स्कीम को भी अनाउंस किया गया था जब हमारी वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। मकसद क्या है इस स्कीम का, मकसद देखो जैसे नाम से ही पता लगता है, फिशरीज सेक्टर को डेवलप करना, ये मकसद है इस स्कीम का। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में देखो 20,050 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, और इतने पैसे तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं किए गए हैं एक समय में फिशरीज सेक्टर में। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें स्पेसिफिकली, ये सुनिश्चित करना जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगी 2020-21 से, यानी इसी साल से 5 साल के लिए स्कीम चलेगी 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। तो हर साल फिशरीज की जो प्रोडक्शन है इसमें 9% की ग्रोथ रेट अचीव की जाए, और 2024-25 आते आते 22 मिलियन मैट्रिक टन फिशरीज हमारे देश में प्रोड्यूस हों। इससे 15 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। फिशरमैन्स, फिश फार्मर्स, फिश वर्कर्स, इनकी इनकम भी डबल हो जाएगी 2024 आते आते। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। लास्ट में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है। ये देखो एक अम्ब्रेला स्कीम है। इस स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और दूसरा सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट्स और यूटीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। एक वेल स्ट्रक्चर्ड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मतलब अभी तक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया नहीं गया है, और इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में भी क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल MSME आइडियाज़ पोर्टल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, यूनियन मिनिस्ट्री MSME ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ideas.msme.gov.in। ये पोर्टल देखो MSME से संबंधित सभी स्कीम्स की जानकारी देगा, चाहे स्कीम यूनियन गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, यूटी गवर्नमेंट की हो।
किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम एमएसएमई से संबंधित चलाई जा रही है उसकी जानकारी इस पोर्टल पर जाकर आप ले सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई इनोवेशन है एमएसएमई से संबंधित या फिर कोई रिसर्च है, उसको भी आप इस पोर्टल पर जाकर शेयर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। आपके पास एक आइडिया है कि मैं अपने घर के आसपास किसानों से फ्रूट्स और सब्जियां खरीदूंगा, उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करवाऊंगा और बाद में उसका एक्सपोर्ट करूंगा या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेचूंगा। ऐसा कोई आइडिया आपके पास दिमाग में आया है? मतलब ये तो सिंप्लीफाई करके मैंने बताया, आइडिया जो है आपका वो और ज़्यादा यूनिक होगा, इनोवेटिव होगा, डिटेल्ड होगा। आप क्या करोगे, इस आइडिया को आप इस पोर्टल पर जाकर शेयर करोगे, बाकी लोग भी आपके आइडियाज़ को देख सकेंगे, आपके आइडिया को बाकी लोग रेटिंग भी देंगे कि हाँ भैया आपका आइडिया बढ़िया है। तो इस पोर्टल को ना वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा भी देखा जाएगा। वो देखेंगे कि यहाँ पर ये आइडिया जो है इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है, हमें भी ये आइडिया पसंद आया है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वाले उस पर्सन से संपर्क करेंगे जिसने आइडिया शेयर किया है कि आपका आइडिया हमें पसंद आया है, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़िए। तो काफ़ी फायदा हो जाएगा। एक तो देखो आइडियाज़ की क्राउड फंडिंग हो जाएगी, दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट को भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स मिल जाएंगे जिनका आइडिया तो अच्छा है लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो कुल मिला के एमएसएमईज को काफ़ी फायदा होगा इस पोर्टल से। और जब कोई पर्सन अपना आइडिया शेयर करेगा तो वो लेवल भी बता सकता है कि मेरा आइडिया अभी कौन से लेवल पे है, सिर्फ अभी मैंने आइडिया सोचा है या फिर मैंने नमूना तैयार कर लिया है, प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, या फिर मैंने अपने आइडिया को कॉमर्शलाइज भी कर लिया है लेकिन इसे आगे ले जाने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। लेवल शेयर किया जा सकता है यूजर के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट से संबंधित है। देखो क्या हुआ था, पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, महाथिर मोहम्मद। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मंच से कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। इंडिया मलेशिया से बहुत ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करता था उस समय, तो इंडिया ने बदले में मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था ताकि मलेशिया को सबक सिखाया जा सके। हम तो आपसे इतना ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, आपके प्रधानमंत्री हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें नहीं परचेज करना आपसे पाम ऑयल। लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं, 4 महीने तक ये बैन रहा, अब मलेशिया के प्रधानमंत्री भी चेंज हो चुके हैं, तो इंडिया ने मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट पर जो बैन लगाया था उसे हटा लिया। अब इसी से संबंधित थोड़ी इन्फॉर्मेशन जिस पे क्वेश्चन बनता है। इंडिया देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है। इंडिया में हर साल 9 मिलियन टन पाम ऑयल की डिमांड होती है, जो कि टोटल एडिबल ऑयल का इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 2/3 है। आउट ऑफ टोटल जो पाम ऑयल का इंपोर्ट इंडिया में होता है 4.4 मिलियन टन, ये हमने 2019 में मलेशिया से इंपोर्ट किया था और बाकी का हमने इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया था। ये जो 2 देश हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, वर्ल्ड में टोटल देखो जितना पाम ऑयल सप्लाई होता है, ये 2 देश मिलके 85% पाम ऑयल की सप्लाई करते हैं। लेकिन वैसे पाम ऑयल होता बहुत सारे देशों में प्रोड्यूस है, 42 कंट्रीज़ और हैं इन 2 देशों के अलावा जहाँ पे पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। इन 2 देशों में बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से 85% जो ग्लोबल सप्लाई है इन्हीं 2 देशों से होती है। वैसे देखो पाम ऑयल ट्रीज से 2 तरह के ऑयल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक क्रूड पाम ऑयल और दूसरा पाम कर्नेल ऑयल। बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सारस कलेक्शन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये एक ऐसा पोर्टल है जिसकी सहायता से गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं। तो अब होगा क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, दूसरी ऑफिस एक्सेसरीज, ग्रोसरी, पेंट्री, पर्सनल केयर या हाइजीन, ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर और गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर सकेंगे। समझ गए? तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को
5 कैटेगरीज में लिस्ट कर सकेंगे, जिनको अभी हमने डिस्कस किया। हैंडीक्राफ्ट की पहली कैटेगरी, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स की दूसरी कैटेगरी, ऑफिस एक्सेसरीज तीसरी, ग्रोसरी एंड पेंट्री चौथी और सबसे लास्ट में पर्सनल केयर हाइजीन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने प्रोडक्ट्स को इन कैटेगरीज में लिस्ट करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर, जिसकी सहायता से गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स प्रोक्योर करते हैं। तो एसएचजी के प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी तो गवर्नमेंट इनको भी प्रोक्योर कर सकेगी। ये यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और NRLM का, यानी दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। डैशबोर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे फंक्शनरीज को, ताकि उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले कि एसएचजीज के द्वारा कितने प्रोडक्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए जा चुके हैं इस पोर्टल पर। इसके साथ साथ देखो गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स जो रिलेटेड चीज़ें प्रोक्योर करते हैं उनको भी बताया जाएगा कि भैया आप अगर ये चीज़ें प्रोक्योर करते हो तो एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट भी देख लो, इन्होंने भी इस प्रकार की चीज़ें अपलोड की हैं, आप इन्हें भी प्रोक्योर कर सकते हो। तो वेरियस डिपार्टमेंट्स को इस बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें सेंसिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, जब हमारे वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, तब इस स्कीम को लॉन्च करने की बात कही गई थी और अब यूनियन कैबिनेट के द्वारा इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया गया है। इस स्कीम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करें। देखो, ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60% जो खर्चा है वो शेयर किया जाएगा सेंटर के द्वारा और बाकी 40% स्टेट्स के द्वारा। ऑलमोस्ट 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट लिंक सब्सिडीज मिलेगी इस स्कीम की सहायता से। वो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में काम करती हैं। यहाँ पर बताया भी गया है कितनी क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिल सकती है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 35%, लेकिन मैक्सिमम लिमिट लगाई गई है 10 लाख रुपए। ड्यूरेशन कब है, मतलब कब तक ये स्कीम चलेगी? 2020-21 से लेकर 2024-25 तक, यानी 5 साल के लिए ये स्कीम चलेगी। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को अपनाया जाएगा इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्या होती है। देखो, जैसे बीच में ये एजेंसी है ह्यूमैनिटेरियन एंड इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर, ये किसी भी इमरजेंसी के दौरान बाकी सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है, जैसे यूनिसेफ, UNHCR, ये जितनी भी एजेंसीज हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ये बीच वाली एजेंसी। बीच में एक हब है और वो हब अलग अलग खेतों को इनपुट्स प्रोवाइड करता है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स। ये भी एक एग्जांपल है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में होता क्या है, बीच में एक हब होता है और इस प्रकार से स्पोक्स बने होते हैं, इन सबको क्लस्टर कहा जाता है। क्या क्या फायदे होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्कीम के? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फाइनेंस मिल सकेगा, यानी लोन मिल सकेगा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, रेवेन्यू उनका इंक्रीज होगा, फूड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा कंप्लाई करेंगी ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, सपोर्ट सिस्टम की कैपेसिटी स्ट्रेंथन होगी। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगी ये एंटरप्राइजेज। वेस्ट टू वेल्थ एक्टिविटीज़ होंगी, वुमेन एंटरप्रेनर्स और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी फोकस दिया जाएगा, इनकी प्रोसेसिंग हो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, जैसे बांस हो गया या फिर पत्ते हो गए, शहद हो गया, ये सब चीज़ें। थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होगा इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए? देखो, नेशनल लेवल पे एक इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी होगी जिसके चेयरमैन होंगे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। स्टेट लेवल पे एक कमेटी होगी जिसको चेयर किया जाएगा चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि उन प्रपोजल्स को सैंक्शन करेंगे जो आए हैं ऑलरेडी, जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनके एक्सपेंशन से संबंधित, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव्स के द्वारा नई यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। मतलब ऐसे कुछ भी प्रपोजल्स आए हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, सैंक्शन किया जाएगा, रेकमेंड किया जाएगा
इस स्टेट लेवल की कमेटी के द्वारा, जिसके चेयरमैन होंगे चीफ सेक्रेटरी। इवन स्टेट्स और यूटीज एनुअल एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे, जिसमें स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित एक्टिविटीज़ को कवर किया जाएगा और उनको अप्रूवल दिया जाएगा बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन भी होगा। मिड टर्म रिव्यू मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा इस प्रोग्राम में, ताकि समय समय पर इवेल्यूएशन होता रहे। एक नेशनल लेवल पोर्टल भी सेटअप किया जाएगा, ताकि कोई भी एप्लीकेंट या फिर इंडिविजुअल एंटरप्राइज पार्टिसिपेट करना चाहती है इस स्कीम में, इस नेशनल लेवल पोर्टल की सहायता से स्कीम में आसानी से पार्टिसिपेट किया जा सके। बेनिफिट क्या होगा इस स्कीम के? 8 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को बेनिफिट होगा। इसके अलावा जैसा हमने डिस्कस किया, इनफॉर्मल सेक्टर की जो ये एंटरप्राइजेस हैं फॉर्मल सेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी। 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स जनरेट होंगी। कॉमन सर्विसेज को एक्सेस कर सकेंगे ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, जैसे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट का 9th एडिशन रिलीज किया। देखो गवर्नमेंट के ऊपर कितना कर्ज है, इससे संबंधित ऑलमोस्ट हर साल गवर्नमेंट एक स्टेटस पेपर रिलीज करती है। सबसे पहले ऐसा पेपर रिलीज किया गया था 2010-11 में। इस साल जो पेपर रिलीज किया है सरकार ने स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट, बताया गया है 2019-20 में, 2020-21 में और 2021-22 में गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होगी अपने कर्ज को मैनेज करने के लिए। देखो यूपीएससी काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है, जैसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो इंडिया के ऊपर कितना कर्ज है। 2017-18 में परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो इंडिया के ऊपर 45.8% का कर्ज था, 45.8% ऑफ जीडीपी। लेकिन एक साल बाद ये घट के हो गया 45.7%, यानी 0.1% की गिरावट। ये हमने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के कर्ज को भी मिला दिया जाए तो मार्च 2018 में स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज मिला के 68.7% था, जो कि मार्च 2019 तक आते आते घटकर हो गया 68.6%, 0.1% की गिरावट। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सोच के आंसर दीजिएगा। इंडिया डोमेस्टिकली ज़्यादा कर्ज लेती है, मतलब घरेलू मार्केट से ज़्यादा कर्ज लेती है, या फिर एक्सटर्नल मार्केट से? एक्सटर्नल मार्केट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, किसी दूसरे देश से कर्ज लेना, आईएमएफ से कर्ज लेना, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना, ये सारी एक्सटर्नल एजेंसीज। बताइए इसका आंसर है डोमेस्टिक डेट, मतलब घरेलू मार्केट से सरकार ज़्यादा कर्ज लेती है। और एक्सटर्नल डेट तो सरकार का सिर्फ 2.7% ऑफ जीडीपी है, और फाइनेंशियल ईयर 19 में ये टोटल था 5,12,000 करोड़। बाकी बचा हुआ आप डोमेस्टिक डेट मान लीजिए। और देखो डोमेस्टिक डेट में से भी सरकार सबसे ज़्यादा जो कर्ज लेती है वो लेती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ से। जैसे गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में रिलीज़ कर देती है, बॉन्ड रिलीज़ कर देती है, जनता परचेज़ करती है, सरकार को पैसा मिलता है। लॉन्गेस्ट सिक्योरिटी का जो टेन्योर है वो है 37 ईयर्स। नेक्स्ट आर्टिकल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिपोर्ट। कोविड-19 से होने वाले इम्पैक्ट्स को बताने के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स रिलीज किए गए हैं, जिनमें से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिपोर्ट एक है, जिसको रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, ये रिपोर्ट जो है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी कोविड-19 की वजह से जो सोसाइटी पर और इकोनॉमी पे जो असर हुआ है उसके बारे में ये रिपोर्ट में बताया गया है। अब तक आपने देखा कोविड-19 की वजह से जो जेंडर वायलेंस हो रहा था वो किस तरह से था। सिमिलरली इस वीडियो में कोविड-19 के इम्पैक्ट्स जो सोसाइटी पर या इकोनॉमी पर हुए हैं वो जानेंगे। इस रिपोर्ट में एस्टिमेट्स बताए गए हैं
बहुत सारे एस्टिमेट्स यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज क्या क्या होती हैं? देखिए, इंटरनेशनल यूएन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये एक एजेंसी है। सिमिलरली बहुत सारी एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की। अगर ये इनके एस्टिमेट्स की मैं बात करूं, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ये बता रहा है कि किस तरह से 5 to 25 मिलियन जॉब्स इरेडिकेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कोविड-19 की वजह से। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये अनुमान लगाया है कि 30 to 40% गिरावट देखने को मिलेगी। कहाँ पे? ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। कोई कंट्री आकर इन्वेस्ट नहीं करेगी दूसरी कंट्रीज में। तो अंकटैक्ट का कहना यह है कि देखिए 30 to 40% गिरावट देखने को मिलेगी ग्लोबल लेवल पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पर। एंड इनफैक्ट वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि 20 to 30% गिरावट देखने को मिलेगी इंटरनेशनल अराइवल्स में। आपको तो पता ही होगा किस तरह से फ्लाइट्स बंद हो गए थे। अभी भी इक्का दुक्का फ्लाइट्स चल रहे हैं, ज्यादा हाई लेवल पे फ्लाइट्स नहीं चल रहे हैं। तो 20 to 30% गिरावट देखने को मिलेगी इंटरनेशनल अराइवल्स में, ये कहना था वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा भी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU जो है, वो ये एंटिसिपेट करता है कि 3.6 बिलियन पीपल जो है ऑफलाइन अफेक्ट होंगे। और यूनेस्को ये बता रहा है कि देखिए, हमारे हिसाब से, हमारी भविष्यवाणी के हिसाब से 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे। तो ये कोविड-19 इतना गहरा इंपैक्ट छोड़ रहा है सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर। एंड इनफैक्ट कोविड-19 की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता ही होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, वो भी अफेक्ट होंगे। किस तरह से? देखिए, हमने ये डिसाइड किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक पूरे अकम्प्लिश करने हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो भी होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, वो हासिल करने हैं, अचीव करने होंगे। लेकिन यहाँ देखिए, कोविड-19 की वजह से ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। आइए देखते हैं, ये बहुत बेहतरीन चार्ट है। फटाफट देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है। अब आइए पहला देखेंगे। पहला है नो पॉवर्टी। एंड इनफैक्ट लेट मी टेल यू, जो इसमें है ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आता था, ऐसा देखा हूं मैं, कि फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। तो ये जेंडर इक्वालिटी फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो इसलिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है। देखिए, आप नंबर्स को आगे पीछे नहीं करना। पहले नंबर पे अगर नो पॉवर्टी है तो पहले नंबर पे नो पॉवर्टी ही लिखना जब भी आप लिख रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो पॉवर्टी किस तरह से इंपैक्ट हुई है? नो पॉवर्टी ये गोल था हमारा, लेकिन अब देखिए लॉस ऑफ इनकम की वजह से ये क्या होगा, और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा सोसाइटी और फैमिली, और ज्यादा पॉवर्टी लाइन के फार अवे चले जाएंगे। तो पॉवर्टी आएंगी ही। नो पॉवर्टी जो गोल है वो अभी फिलहाल के लिए सस्पेंडेड जैसा हो जाएगा, हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड गोल है हमारा जीरो हंगर। जीरो हंगर, जीरो हंगर यानी कोई भूखमरी नहीं होगी। लेकिन देखिए, इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हुआ है, सब डिसरप्टेड हो गए हैं। तो मतलब थर्ड गोल गुड थर्ड गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग। देखिए, गुड हेल्थ कहाँ से होगी? एक तो पता है हमें कोविड-19 की वजह से सेप्सिस हो रहा है, ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर दे रहे हैं, और प्रेग्नेंट औरतों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। डायलिसिस के पेशेंट्स अभी भी आउट ऑफ हॉस्पिटल से, उन लोगों के डायलिसिस भी नहीं हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो गुड हेल्थ भी एश्योर नहीं हो रहा है, और वेलबींग, अच्छा लाइफस्टाइल भी नहीं है फिलहाल। फोर्थ गोल है क्वालिटी एजुकेशन। स्कूल देखिए, स्कूल तो बहुत सारे स्कूल्स क्लोज हो गए हैं, और जो स्कूल्स ऑपरेट कर रहे हैं वो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, उसका फायदा क्या है? अगर एक फैमिली में 4 बेटे हों या बेटियां हों, 4 चिल्ड्रन हो, तब क्या होगा? घर में बड़ी मुश्किल से एक लैपटॉप होता है, किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं? तो क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं होगी। अगर एक्सेस कर लिए तब भी डॉट्स क्लियरिंग कैसा करोगे आप? ये छोटे बच्चों का तो बहुत मुश्किल होगा। तो इन लोग को, स्कूल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है।
फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी। हमने देखा किस तरह से जेंडर वायलेंस हो रहा है कोविड-19 की वजह से, और सबसे ज़्यादा रिस्क जो इकोनॉमी के लॉस का है, वो वुमेन के कंधों पे है। और इनफैक्ट सोशल केयर में, हेल्थ सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं, वो भी वुमेन है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी कहाँ से आ रही है? वुमेन, एक तो इकोनॉमिक लॉसेस उनके कंधों पे है, जेंडर वायलेंस भी हो रहा है उनके उनके ऊपर। हेल्थ में और सोशल केयर में सबसे आगे जो खतरा होने का खतरा होने का चांस है कोविड-19 की वजह से, वो किसको अफेक्ट करेगा? पहले विमेन को करेगा। इस तरह से जेंडर इक्वालिटी भी अफेक्ट हो रही है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर सैनिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के चलते-चलते, क्योंकि क्लीन वाटर रहा तो ही आप ये बीमारी से बच सकते हो। बार-बार हाथ धोना है आपको इस तरह से। लेकिन ये भी थोड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि वर्कर्स काम पे नहीं आ रहे हैं। सिक्स्थ, सेवंथ यहाँ पर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्रिटिकली एनालाइज सस्टेनेबल हाउ द सस्टेनेबल गोल्स आर अफेक्टिंग, तब ये आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। आप तो फोटो ले लेना इसकी। सप्लाई एंड पर्सनल शॉर्टेजेस आर लीडिंग टू डिसरप्टेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जो एनर्जी है, आपने देखा होगा किस तरह से इवन फिल्म एक्टर्स भी बता रहे हैं कि हमारे लाइट का बिल इतना सारा आ रहा है। तो ये अफोर्डेबल एनर्जी कहाँ से हो गई? बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी हो गई है ये। ओके, इसके बाद में एट्थ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सस्पेंड हो गई है। किस तरह से माइग्रेंट्स इफेक्ट किए गए हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंतजाम किया है माइग्रेंट्स को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए। लेकिन हो रहा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी सस्पेंड हो गई है एक तो। फिर लोगों की जो लोअर इनकम है वो बैडली इफेक्ट हुए, बैडली बीटन बाय कोविड-19। लेस वर्क हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। लोग जॉब छोड़ दे रहे हैं, कंपनी वाले निकाल दे रहे हैं, इस तरह से। नाइन्थ, वेर इज नाइन्थ? ओके, नाइन्थ नहीं है यहाँ पे। नाइन्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो बैडली अफेक्टेड। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बारिश का भी सीजन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, वापस बनाने के लिए उतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि कोविड-19 में सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है हमें। एंड इनोवेशन सिर्फ कोविड-19 का चल रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा इनोवेशन होता था तो अब तक वैक्सीन तैयार हो जाती थी हमारे पास। टेंथ इज हियर रेड्यूस इनइक्वालिटीज। रेड्यूस इनइक्वालिटी देखिए किस तरह से इफेक्ट हुई है। एक तो जेंडर वायलेंस हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ पे जा रही है। जेंडर वायलेंस की वजह से ये इनइक्वालिटी और ज़्यादा फैल गई है। और सेकंड, क्वालिटी एजुकेशन किसको मिलेगा? जिसके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 4 लैपटॉप अवेलेबल हो, उन लोगों के क्लासेस अच्छे चलेंगे, राइट? मतलब रिच लोगों के क्लासेस अच्छे चलेंगे, पुअर लोगों के क्लासेस नहीं चलेंगे, यही मतलब है इसका। 11th, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। आपने ये भी देखा होगा कि मुंबई में किस तरह से स्लम जो बस्ती थी, वहाँ पे घर किस तरह से होते थे। बहुत डेंसिटी होती थी वहाँ पे। और जब डेंसिटी ज़्यादा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किस तरह से रखा जाएगा यहाँ पे। तो 11th गोल भी अफेक्ट कर रहा है हमारा कोविड-19 की वजह से। 12th, यहाँ पे 12th भी नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे तो पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सभी अफेक्ट हो रहे हैं, यानी 17 के 17 गोल्स देना चाहिए था। एनीवेज, 12 इज रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो ये भी गोल इफेक्ट हो रहा है। 13th, क्लाइमेट एक्शन। सिमिलरली 14 इज लाइफ बिलो वाटर। 15th इज लाइफ ऑन लैंड। उसी तरह से 16th गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। किस तरह से पीस, जस्टिस दूर हो गए हमारे से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा उभर के आ रही थी। आपको पता ही होगा किस तरह से पुलिस और पब्लिक के बीच में यहाँ डिस्प्यूट्स हो रहे थे, और जस्टिस भी डिलेड हो गई थी क्योंकि ऑनलाइन करने के इंतजामात नहीं थे हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस खुद वर्क पे नहीं आ रहे थे। आई थिंक सिर्फ एनजीओ ही वर्क पे थे और थोड़े हमारे हेल्थ वर्कर्स। 17, पार्टनर्स फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अगर इंस्टीट्यूशंस जो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है, जैसा कि WHO, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट करते थे, इनफैक्ट WHO के ऊपर तो एलिगेशंस भी लगे हैं ना कि WHO बराबर से सही टाइम पे पूरों को अवेयरनेस नहीं किया कोविड-19 की वजह से, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी नहीं देखा गया था। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, अपडेट्स ऑफ UNCTAD's ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
ये दूसरी रिपोर्ट है अंकटैड की। ये कह रही है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट आया है उसके ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल, अंकटैड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटैड ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक अपडेटेड रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट का नाम ही ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2019। ये रिपोर्ट का टाइटल है ग्रेट लॉकडाउन से लेकर ग्रेट मेल्टडाउन तक, डेवलपिंग कंट्री डेट इन द टाइम ऑफ कोविड-19। देखिए समझते हैं इसको। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, जो कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1964 में। इसका काम ये होता है कि ट्रेड और डेवलपमेंट के बारे में सारी जानकारी दें। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन। अब ये अंकटैड 2 मरतबा देख लिए हैं आप, न्यूज़ में है। तो इसका लोकेशन और ये कौन सी बॉडी है, कौन इस्टेब्लिश की है, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने कहा, अंकटैड परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था यूएनजीए के द्वारा 1964 में, और इसके हेडक्वार्टर से जिनीवा में, जिनीवा आता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनीवा। इट हैज 195 मेंबर कंट्रीज। तो इंडिया है या नहीं है? जी हाँ, इंडिया को मिलाकर 195 मेंबर्स है। UNCTAD is a part of United Nations Secretariat and is also a part of United Nations Development Group। ठीक है, UNCTAD क्या है? दोनों का पार्ट है। एक है UN सेक्रेटेरिएट का और दूसरा है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को इशू किया जाता है हर साल बाई UNCTAD। और इस रिपोर्ट में अंकटैड ने एनालाइज ये किया कि किस तरह से करंट इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है और मेजर पॉलिसी इश्यूज क्या क्या है इंटरनेशनल कंसर्न के लिए, और सजेशंस दिए हैं कि किस तरह से ये इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है एट वेरियस लेवल्स। अंकटैड देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट भी अंकटैड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। जो लिक्विडिटी का प्रेशर पड़ रहा था म्यूचुअल फंड्स पर, उसको ईज करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है ₹50,000 करोड़ का पैकेज म्यूचुअल फंड्स के लिए। देखिए फीचर्स क्या है ये पैकेज के, या स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। द SLFMF is on tap and open-ended and will be available to all LAF eligible banks। यहाँ दो मतलब समझिए आप। एक तो ऑन टैप क्या है? ऑन टैप को इस तरह से बताया जा सकता है कि ये कुछ ऐसा पैकेज है जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक डेट 21 अगस्त 2020 ऐसा मेंशन नहीं किया गया, ये लॉन्ग वे में चलेगा। सेकंड, ओपन एंडेड। ये क्या है? ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है कुछ भी अमाउंट को, कोई भी बैंक जितना चाहे उतना मांग सकता है। ये लिमिट है 50,000 करोड़ की। ठीक है, तो ये SLFMF का ये एक स्पेशल फीचर ये है कि ये ऑन टैप है और ओपन एंडेड है। LAF एलिजिबल बैंक्स कौन से हैं जिनको ये पैकेज मिलेगा? ये पूरे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स LAF एलिजिबल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन रीजनल रूरल बैंक नहीं आएंगे LAF एलिजिबल बैंक की कैटेगरी में। और इसके अंदर RBI कंडक्ट जो करेगा वो रेपो ऑपरेशंस होंगे 90 डेज के लिए, 90 डेज का टेनर रहेगा इसका, और फिक्स्ड रेपो रेट पे चलेंगे। ये रेपो रेट क्या है? RBI जो बैंक्स को लोन देता है उसको कहते हैं रेपो रेट, और यहाँ पे करंट रेपो रेट लगाया जाएगा जो कि होगा 4.4%। और ये जो भी फंड मिलेगा बैंक्स को, वो बैंक्स सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड्स को जो अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का देखे होंगे आप, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का क्या है, ये स्टॉप कर दिए कि अपने शेयर्स बॉन्ड्स रिलीज करना। अब इन्वेस्टर्स परेशान ये है कि हम जो इन्वेस्ट करें पैसा वो मिलेगा नहीं मिलेगा। ये 6 अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती थी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जैसा कि हमारे पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है कि UTI म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड्स,
बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, इनफैक्ट आईसीआईसीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड। उसी तरह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी 6 जगह इन्वेस्ट करती थी। तो अब इसको बचाने के लिए कोविड-19 की वजह से ये लोग का बिजनेस रन नहीं हो रहा, प्रॉफिट आ रहा नहीं, ये लोग स्टॉप कर दिए। ठीक है, तो वो सिचुएशन से लड़ने के लिए आरबीआई ने इंजेक्ट किया है 50,000 करोड़ का अमाउंट। अब ये वो बैंक्स एलिजिबल होंगे जो एलएएफ एलिजिबल कैटेगरी में गिरते हैं, और ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं लोन्स म्यूचुअल फंड्स के लिए। और इसके लिए ये लेने के लिए क्या है, आपको कोलैटरल, देखिए 2 टर्म समझाता हूं मैं। यूनिलैटरल मतलब बिना कुछ रखाए हुए आप एक ही तरफ से ले सकते हैं, बैंक ही दे रहा है, आप कुछ डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं। कोलैटरल, बायलैटरल क्या होता है, बायलैटरल में दोनों जगह बैंक भी कुछ लोन देती है और हमें भी कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है। कोलैटरल भी वही होता है। म्यूचुअल, आप भी कुछ रखिए और बैंक भी कुछ देगा। आपको क्या रखना होगा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बताना होगा कि हाँ ये हम लोग म्यूचुअल फंड्स के लिए पैसा देंगे। कॉमर्शियल पेपर्स बताना होगा, डिबेंचर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बताना पड़ेगा जो कि एमएफ से हेल्ड किए गए हैं। रेगुलेटरी बेनिफिट्स क्या होंगे जो इसके अंदर बैंक्स को मिलेंगे। देखिए बैंक्स को है ना, एक यहाँ पे समझाता हूं मैं, लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा बैंक्स को जो कि क्लासिफाइड होगा एज अ हेल्ड टू मैच्योरिटी। अब ये हेल्ड टू मैच्योरिटी क्या है, हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी, अब देखिए 2 चीजें समझिए आप। एक होगा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यानी एक फिक्स्ड डेट पे तक आने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं मनी। उससे पहले करें तो आपको इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसा कि आम भाषा में समझने के लिए फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो, फिर इंटरेस्ट रेट भी आता है आपको, उसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी आता है। और इसके अलावा जो होता है, इमेच्योर डेट पे आप निकाल लेना पैसा, विड्रॉ कर लेना, तो आपको उसमें लॉस होगा। तो यहाँ पे ये बैंक्स को हेल्ड टू मैच्योरिटी जैसा सिक्योरिटी रखना होगा और उन लोगों को बेनिफिट भी होगा, मैच्योरिटी पीरियड हुए तक बेनिफिट होगा। ये शॉर्ट टर्म जैसा नहीं है। जैसा कि ये एडवांटेज यहाँ पे बताया गया है, HTM हैव इट्स ओन एडवांटेज ओवर मार्क टू मार्केट लॉसेस से हटके एडवांटेजेस होंगे इसके, इसको समझते हैं। मार्क टू मार्केट यानी देखिए अब $47 पर बैरल ऑयल मिल रहा है आपको, लेकिन शाम तक क्या हो रहा है, शाम तक ये माइनस में चले आ रहा है, -40 चले आ रहा है ये ऑयल का प्राइस, ये लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन HTM में क्या होगा, जो अमाउंट बता दिए हैं कि इंटरेस्ट रेट इतना आएगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा आपको, उतना आता है। मार्क टू मार्केट में आप बिड करने के बाद भी आपको लॉसेस झेलना पड़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल, निगेटिव ऑयल प्राइस। US ऑयल मार्केट्स क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन 22 अप्रैल 2020। देखिए पहली मर्तबा देखने को मिला है US ऑयल मार्केट्स में गिरावट जो कि माइनस में आ रही है, -$40.32। अब ये माइनस मतलब कुछ बिना पैसे देके कुछ खरीद लेना ऐसा थोड़ी है। माइनस यानी जो इन लोगों के एक्सपेंडिचर से एक चीज जैसा कि क्रूड ऑयल निकालने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, से $40 कर रहे हैं निकालने के लिए, फिर प्लस बेच रहे हैं $10 में, पूरा पड़ रहा है इनको $50 में। लेकिन माइनस में जब आता है, जब ये ₹40 भी नहीं निकले तो क्या होगा, -40 हो जाएगा, -$40। ये इसलिए माइनस बता रहे हैं हम। ऑयल, क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस माइनस में गिर गए थे 22 अप्रैल 2020 को, जो कि हिस्ट्री में पहली मर्तबा देखने को मिला है इस तरह से। अब देखिए ग्लोबल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस किस तरह से डिटरमिन, कॉन्सेप्ट सेम होगा जिस तरह से दूसरे कमोडिटीज यानी प्रोडक्ट्स को हम डिटरमिन करते हैं कि एक प्रोडक्ट की कीमत ये होगी। सिमिलरली ऑयल प्राइसेस भी ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पे होगा, जैसा कि हर प्रोडक्ट होता है। और हमें पता ही है डिमांड कहां से आती है, जो भी ग्रोइंग इकोनॉमी से वो एक इंजन क्रिएट करते हैं, सब डिमांड की इंजन क्रिएट की जाती है ग्रोइंग इकोनॉमीज के द्वारा। और स्पेशली जो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स, गुड्स यहाँ से उधर, मटेरियल्स यहाँ से उधर, यानी प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उसमें क्या होगा, ऑयल की डिमांड होगी वहां पे। ऑन द अदर हैंड सप्लाई क्या होगी, सप्लाई ऑयल इन मेजरली कंट्रोल बाय अ सेलेक्टेड, सप्लाई जो है वो मेजरली एक ग्रुप ऑफ कंट्री से वही लोग सप्लाई कंट्रोल करते हैं कि आज इतना ऑयल
रिलीज होना है मार्केट में उतना ही होगा। तो ये कौन से हैं? ये है ओपेक मेंबर्स। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस में इन 1960। ये कॉन्फ्रेंस का नाम याद रखना। ओपेक के 13 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इराक, ईरान, वेनेजुएला। ओपेक जो है कंट्रोल करती है 82% ऑयल रिजर्व्स। पूरी दुनिया के 82% जो रिजर्व्स है वो ओपेक कंट्रीज में लोकेट करती है। 2018 में ओपेक मेंबर्स 41% ऑफ टोटल वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में हिस्सेदारी थी इनकी। ओपेक और नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से देखिए, थोड़े तो ओपेक मेंबर्स हैं जो कि 82% बताया हमें, नॉन ओपेक भी करते हैं। ये है नॉन ओपेक मेंबर्स, जो बाकी के बच गए यहाँ पे 82 के अलावा 18% वो कहाँ से आता है? नॉन ओपेक मेंबर्स से आता है। जैसा कि ये इंक्लूड होता है रशिया, कजाकिस्तान, मेक्सिको, इस तरह से 10 कंट्रीज से पूरे। तो ये एक अग्रीमेंट किए थे 2016 में, जॉइंटली कट करेंगे प्रोडक्शन क्योंकि स्टेबलाइज करना है हमें प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर। ये ग्रुपिंग को बोला जाता है ओपेक प्लस या वियना ग्रुप। इससे रिलेटेड टर्म एक है, वो याद रखें आप, ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि खरीदेगा और बेचेगा स्पेसिफिक कमोडिटी को, स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो होता है, लेकिन आज की डेट में नहीं, फ्यूचर की डेट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑयल प्रोड्यूसर्स वांट टू सेल ऑयल इन द फ्यूचर, दे कैन लॉक इन देयर डिजायर्ड प्राइस बाय सेलिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टुडे। देखिए, अगर आज एक डेट है, से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी है आज, लेकिन 1 फरवरी को मुझे कुछ खरीदना है, ऑयल बैरल खरीदना है, और 1 जनवरी को यहाँ पे लॉक कर दिए कि एक अनुमान लगाया गया कि $40 फरवरी में ये प्राइस होगा ये बैरल का, तो उसके हिसाब से मैं बुक कर लूंगा ये बैरल। ये जो होगा वो क्या होगा? ये होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, इंडियाज क्रूड ऑयल प्रोफाइल। इंडिया का क्रूड ऑयल में क्या प्रोफाइल है ये देख लें हम। इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल कंट्री है, जो कि 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी इंडिया के पास है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स है इंडिया। ठीक है, ग्रोथ रेट जो है इंडिया के ऑयल कंजम्पशन का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिड 2020s में, यानी जून 2020 में वो क्या होगा? चाइना को भी सरपास कर देगा, चाइना की डिमांड को भी पीछे छोड़ जाएगा। उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी डिमांड की ऑयल की इंडिया में। एंड इंडियाज एनर्जी डिमांड इज सेट टू डबल बाय 2040 से। इंडिया की अगर एनर्जी डिमांड है 100 गीगावाट्स, वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 200 गीगावाट्स हो जाएगी 2040 तक। इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल एंड एलएनजी इंपोर्ट्स। इंडिया पूरा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्रूड ऑयल पे, एलएनजी इंपोर्ट्स पे, with greater than 80% import dependence for crude oil and 45.3% for natural gas and LNG। ठीक है, ग्रेटर देन 80% इंपोर्ट जो डिपेंड करता है वो क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है, और 45.3% नेचुरल गैस और एलएनजी पे इंडिया डिपेंड करता है, और 70% इंडिया इंपोर्ट करता है एनर्जी कहां से? वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया क्या होती है? वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट। और सिर्फ सी आपको मालूम ही है कि ये जो मिडिल ईस्ट है या वेस्ट एशिया, उसको गल्फ कहते हैं हम। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है वो 34% इंडिया की ऑयल इंपोर्ट करवाता है, इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करता है, यानी इंडिया इंपोर्टर है। जो 5 क्रूड ऑयल के एक्सपोर्टर्स है जो इंडिया की लिस्ट में टॉप पे आते हैं, वो क्या है? एक इराक है, सऊदी अरबिया, ईरान, नाइजीरिया, देन यूएई। नेक्स्ट आर्टिकल, WTO पीस क्लॉज। देखिए, इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्रीज पे कानून रखता है, ठीक है, कानून बनाता है, ये हर कंट्रीज को फॉलो करना होता है। जैसा कि सब्सिडीज, अब कोई कंट्री अपने
सिटीजन्स को ज़्यादा सब्सिडीज नहीं दे सकती। इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने एक लिमिट तय की है कि 10% से ज़्यादा आप एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडीज नहीं देना है। तो यहाँ देखिए आप, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो सेट किया है डब्ल्यूटीओ ने वो है 10%। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो कि डी मिनिमिस लेवल है। डी मिनिमिस लेवल क्या होते हैं? डी मिनिमिस लेवल वो मिनिमम अमाउंट होता है जो कि आप डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए अलाउ किया जाता है कि आप है ना इतना मिनिमम अमाउंट से 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ तो आप 10 रुपये दे सकते हैं, 10%। ऑलराइट, लेकिन हुआ क्या? 2018-19 में हमारे राइस प्रोडक्शन की वैल्यू आई थी $43.67 बिलियन। तो इंडिया ने सब्सिडीज दी है। इंडिया ने सब्सिडीज कितने दिए? $5 बिलियन की, जो कि परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करें हम, वो होगा 11.46%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है? 10%, यानी 1.46% बढ़ गया है, राइट। तो अब ये क्या है? कानून का वायलेशन है, डब्ल्यूटीओ के कानून का वायलेशन है। तो इंडिया ये कह रहा है ये वायलेशन होने के बाद में, देखिए जो पीस क्लॉज है, डब्ल्यूटीओ का जो पीस क्लॉज है वो लागू कर दीजिए। हमने वायलेशन नहीं किया, बट आप है ना पीस क्लॉज लागू कर देना। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी कंट्री ने इस पीस क्लॉज का इस्तेमाल किया है अपने लिमिट्स एक्सीड होने पर, क्योंकि ये फार्मर को सपोर्ट करना, इस तरह का ऑफर देना जरूरी हो गया था हमारे लिए। इसलिए हमने पीस क्लॉज को इन्वोकेशन यानी लागू करने की मांग की है डब्ल्यूटीओ से। अब ये पीस क्लॉज क्या है? पीस क्लॉज वो क्लॉज होता है जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री को प्रोटेक्ट करता है। किसके लिए? अगर फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में कुछ डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अगेंस्ट चले जा रहे हैं तो पीस क्लॉज आगे हेल्प करेगा वो कंट्रीज की। सब्सिडीज सीलिंग्स अगर ब्रीच हो गई तो, यानी इस केस में 10% थी, 10% से जाके 11.46 हो गई, यानी ब्रीच हो गया ये अपर कैप लिमिट। अब पीस क्लॉज आके मदद करेगा कि नहीं ये वायलेशन नहीं है, ये तो जरूरी था करके। और इसके अलावा पीस क्लॉज ये भी कह रहा है कि देखिए ये जो है ग्रीन बॉक्स डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स में आता है, कैन नॉट बी द सब्जेक्ट। ग्रीन बॉक्स डोमेस्टिक सपोर्ट में ये आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज्यादा सब्सिडी दे देना। तो ये क्या होगा? ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी एक्शन और अदर सब्सिडी एक्शन कि ये ग्रीन बॉक्स में आता है। तो ये क्या है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी एक्शन का अगेंस्ट नहीं जा रहा है ये, ठीक है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एक्शन के अगेंस्ट नहीं जा रहा, क्योंकि ये ग्रीन बॉक्स डोमेस्टिक सपोर्ट में आता है। डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट में हुआ ये था, सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग मेजर्स के लिए एक्शन नहीं होगा अगर से कि ये ग्रीन बॉक्स डोमेस्टिक सपोर्ट में आते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सपोर्ट 3 तरह का होता है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स करके, वो क्या है हम डिस्कस करेंगे। हाउएवर जो अदर डोमेस्टिक सपोर्ट्स है which are in conformity with the provisions of the agreement on agriculture may be the subject of countervailing duty actions। लेकिन अगर जो दूसरे होते हैं जैसा कि ब्लू बॉक्स के अंदर और जो मैं बताया आपको अम्बर बॉक्स के अंदर जो आते हैं, वो हो सकते हैं कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी एक्शंस के अगेंस्ट जा रहे हैं ये, लेकिन ये केस में तो नहीं है, ग्रीन बॉक्स में आता है डोमेस्टिक सपोर्ट एक्चुअली। हेंस under the present peace clause developing countries can provide WTO prohibited subsidies। ठीक है, ये peace clause में क्या होगा? ये कंट्री से ना सपोर्ट कर सकते हैं, और ये जो सपोर्ट करेंगे ये किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं होगा जो कि WTO ने लागू किया है। अब सब्सिडीज के कितने टाइप होते हैं? देखिए सब्सिडीज के 3 टाइप्स है। एक है ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। सेकेंड, ये नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज है, ये किसके लिए काम में आएंगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। सेकेंड, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज होते हैं जो कि नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन गिवन फॉर लाइफ स्टॉक, यहाँ पे भी लिमिट नहीं है। अंबर बॉक्स में क्या है? लिमिट इंपोज की गई है, और ये क्या है? डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स, सीड्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स एटसेट्रा, मोस्ट डिस्टॉर्टिंग है। तो इन दोनों से क्या होगा? डिस्टॉर्शन नहीं होगा। लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ पे अपर लिमिट है, अपर लिमिट तय कर दी गई है, यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज की अभी हमने जिक्र की है,
ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए और रीजनल डेवलपमेंट के लिए आप ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज यूज कर सकते हैं। तो WTO पीस क्लॉज यही कह रहा है कि देखिए, अगर आपको जरूरत है रीजनल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरह इसके अंदर जो भी आते हैं तो सब्सिडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दो कैटेगरी में आ रहे हैं कुछ, तो वो फिक्स कर दी गई है 10%। अगर ये वॉयलेट कर रहे हैं तो WTO अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो पेनाल्टी लगाएगा। ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।